तो गाइस आज हम लोग जानने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के बारे में। साल 2015 में बीजेपी ने जैसे ही अपनी रजिस्टर्ड मेंबर की घोषणा किया, वैसे ही चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को पछाड़कर 18 करोड़ मेंबर के साथ में ये दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी बन गया। गाइस इसका जर्नी स्टार्ट होता है 21 अक्टूबर 1951 से, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना किया। उस समय इसका नाम था भारतीय जनसंघ। इन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में भारतीय जनसंघ की स्थापना किए थे। उस समय इस पार्टी का मकसद था कि स्वतंत्र भारत में हिंदुओं की कल्चर और उसकी आइडेंटिटी, कांग्रेस और पंडित नेहरू के मुस्लिम अपीजमेंट को विरोध करना, यही इसका मकसद था उस समय में। साथ ही इस पार्टी का मांग था कि जम्मू कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से विलय कर लिया जाए, लेकिन कांग्रेस का पूर्ण रूप से दबदबा होने के कारण ये पार्टी 1951-52 के चुनाव में ये पार्टी 3 सीट ही जीत पाया। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो जाता है। इसके बाद भारतीय जनसंघ का एक जाना माना चेहरा दीनदयाल उपाध्याय को 1967 में इसका जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। इस बीच भारतीय जनसंघ ने 1967 के जनरल इलेक्शन में 35 सीट जीतकर ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्टी बन जाता है। इसके बाद जनसंघ ने दूसरे पार्टी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में अपना सरकार पहली बार बनाता है। उसके बाद 1968 में भारतीय जनसंघ का बागडोर अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में चला जाता है। इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड और गौ हत्या पर रोक और जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस को ही खत्म करना इस पार्टी का मेन मकसद बन गया था। जैसे ही जनसंघ ने अपना पॉलिटिकल पार्टी मजबूत कर रहा था, वैसे ही इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दिया। तभी भारतीय जनसंघ ने दूसरे पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस विरोध के कारण कांग्रेस ने भारतीय जनसंघ की 1000 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया। फिर 1975 में इमरजेंसी हटने के बाद इलेक्शन कराया गया तो जनसंघ ने सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भारतीय लोक दल के साथ मिलकर जनता पार्टी को जन्म दिया। इस पार्टी का एक ही लक्ष्य था कि इंदिरा गांधी के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाना। जब पहली बार इस चुनाव के नतीजे आए तो इसमें जनता पार्टी जीत गया और पहली बार कांग्रेस सरकार हार गया। इसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया गया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सीट जनसंघ के ही पास था। कुल 93 सीटें जनसंघ के पास में था। जनता पार्टी का सरकार तो बन गया, लेकिन इन तीनों पार्टी के सोचने का तरीका अलग अलग था, जिसके कारण इसमें से एक पार्टी अलग निकलकर जनता पार्टी सेकुलर के नाम से जाना जाने लगा, जिसके कारण ये सरकार गिर गया। फिर से 1980 में जनरल चुनाव हुआ। इसमें जनता पार्टी को कुल 31 सीट ही मिला और इस करारी हार के बाद भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी से अलग हो गया और जनसंघ ने आरएसएस के पूर्व मेंबर के साथ मिलकर 26 अप्रैल 1980 में बीजेपी को जन्म दिया। उसके बाद 1984 में बीजेपी ने 2 सीट ही जीता, जो कि कुल वोट का 7% ही था। और इस करारी हार के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसके बाद ये पार्टी ने आरएसएस और जनसंघ की आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ने लगा। इस बीच 1998 में राम जन्मभूमि और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। आरएसएस ने हिंदू आस्था से जुड़े इस मूवमेंट को लेकर बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि को नींव रखना शुरू किया। इसके बाद बीजेपी ने इसे अपने इलेक्ट्रिकल मैनिफेस्टो का पार्ट बना दिया। ये वही मुद्दा था जो कि बीजेपी में जान डालकर आज इतना बड़ा पार्टी बना दिया। और इसका पहला परिणाम 1989 के चुनाव में मिला। उस समय इसे 86 सीट मिला था। उसके बाद बीजेपी कुछ ऐसा करने वाला था जिससे बीजेपी को सारे हिंदू आबादी से जोड़ देता, जिससे भारत के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। राम जन्मभूमि यही वह मुद्दा था जो 1990 से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को देश का बच्चा बच्चा जानने लगा। इस बीच सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के सपोर्ट में सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का आह्वान किया गया। इसका कहना था ये हिंदुओं को जागरूक करना और पूरी भारत से मंदिर के लिए सपोर्ट जुटाना था। उत्तर प्रदेश में इस जमावड़े को देखकर वहां के सीएम के कहने पर कार वालों की रैली को रोक दिया गया, जो कि अयोध्या राम मंदिर तक जाने वाले थे। फिर भी हजारों कार वाले ऐसे थे जो कि चले गए अयोध्या तक। इसी कारण से सरकार ने अयोध्या में पैरामिलिट्री फोर्स का सेक्रेटरी लगवा दिया और सेवकों के बीच झड़प हो गया
जिसमें हजारों से अधिक लोग मारे गए। इस घटना के बाद यूपी में बहुत सारे जगहों पर दंगा शुरू हो गया। इस बीच बीजेपी ने वीपी सिंह के सरकार से अपना सहयोग वापस ले लिया, जिसके कारण फिर से चुनाव हुआ और बीजेपी जीत गया और उत्तर प्रदेश में अपना सरकार सफलतापूर्वक बना लिया। इसी बीच ज्ञान बापी मस्जिद को तोड़ दिया गया, जिससे देश में अलग अलग जगहों पर हिंदू मुसलमान दंगे होने शुरू हो गए, जिसके बाद सरकार ने आरएसएस को बैन कर दिया और बीजेपी के बहुत सारे नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इस घटना में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित 68 को दोषी माना गया था, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया। और फिर 1999 से लेकर 2014 तक अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार रहा और 2014 से लेकर अभी प्रेजेंट टाइम तक बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी का सरकार है। जय हिंद, जय भारत।